हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द न्यूक्लियस केमिस्ट्री क्लासेस। माई सेल्फ अरुण कुमार, है ना। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था मोल कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक बातें हमने कर रखी थी। आज कुछ नए टॉपिक्स के साथ हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, चीज़ें मस्त होने वाली है, आपको समझ में भी आएगा, है ना। आज का हमारा जो टॉपिक होगा, जैसे हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि एटम्स क्या होते हैं, है ना। उसके रिस्पेक्ट में मोल निकालना सीखे थे। किसी भी एलिमेंट का मास गिवन हो तो मोल कैसे निकाल सकते हैं, है ना। मोल का जनरल टर्मिनोलॉजी हमारे सब्जेक्ट में कुछ अलग तरीके से लिखता है, जैसे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो ये जो वर्ड था ग्राम एटम, वो क्या था, बेसिकली मोल को ही डिनोट करता है। तो इसी प्रकार कुछ और आज का टॉपिक है, कुछ अच्छे सवाल हम आज कवर करेंगे पिछले ही लेक्चर्स का। जैसे एटम्स ऑफ ग्राम एटम्स की हमने बातें कर रखी थी। तो आओ यार, कुछ और क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं आज, जो कि इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू एटम। देखो, फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे कुछ जेई लेवल वाले सवाल मैंने आपको करवा रखा है। आज के लेक्चर में कुछ ऐसे सवाल करवा रहे हैं जो कि एटम्स, है ना, यानी कि एटम्स पूछे जाएंगे, मोलिक्यूल्स पूछे जाएंगे, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट या कंपाउंड का मास देकर। तो इन पे हम सवाल कैसे कर सकते हैं, उन्हीं को देखना है। आओ, एक सवाल मैं आपको देता हूँ, वो आप करके दिखाओ। काफ़ी आसान है बट इम्पॉर्टेंट है, करके देखना कैसा होता है इसको, है ना। ये बोला जा रहा है कि वेट ऑफ 50 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज 3000 AMU। क्या बोला गया कि किसी भी एलिमेंट के 50 एटम का मास दिया है 3000 AMU, है ना। तो पूछा है कैलकुलेट नंबर ऑफ, है ना, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 240 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट। सवाल काफ़ी अच्छा है, आप कर सकते हो। क्या इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ी सी समझी जाए बात को, है ना। तो तुम देखो क्या पूछा है फिर से हमारे से, एटम्स पूछ रखा है ना, कि एटम कैसे निकालोगे। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी मोल कॉन्सेप्ट वाले प्रॉब्लम्स आए आपके सामने, तो हमेशा कोशिश करो कि आप इसे मोल के टर्मिनोलॉजी से डील करो। ओके, जैसे अगर थोड़ी सी बात समझी जाए, है ना, कि यहाँ पे दे क्या रखा है, तो तुम समझो, पकड़ो कॉन्सेप्ट क्या है। 50 एटम्स का मास दे रखा है ना। 50 एटम्स का मास कितना दिया है जी, 3000 क्या AMU। मैंने आपको कल समझाया था कि अगर किसी एलिमेंट का, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, कि मान लो सोडियम के एक एलिमेंट का मास देखूँ तो क्या बोलता था मैं, 23 क्या AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और वही अगर सोडियम का 1 मोल का मास मैं देखूँ तो सिर्फ मैंने क्या लिखा था, 23 ग्राम। यानी बेसिकली क्या, अगर किसी भी एलिमेंट का अगर एक एटम का मास पता चल जाए तो हम उसके डायरेक्ट क्या बता सकते हैं, एटॉमिक मास। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट पता करने का मतलब है कि एक एटम का मास, और अगर एक एटम का मास पता चल गया तो बस उसी के जगह पे ये जो यूनिट लिख रखा है AMU, बस AMU हटा के क्या लगा दो, ग्राम। तो सीधा सीधा क्या देता है, 1 मोल का मास, यानी कि सोडियम का क्या मिल गया, ये एटॉमिक मास। तो कुछ यही कॉन्सेप्ट पे ये प्रॉब्लम है। बोला है कि 50 एटम्स का मास जो है वो 3000 AMU है। तो हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं कि एक एटम्स का मास कितना है ना। एक एटम का मास कितना हो जाएगा, 3000 अपॉन 50, एक काटोगे तो क्या आ जाएगा, 60 AMU। यानी कोई भी जो अननोन एलिमेंट है उसका एक एटम का मास कितना है, 60 AMU। यानी कि अगर हम एक एटम का मास निकाल पाएँ और यही AMU की जगह पे ग्राम लिख दें तो क्या ये एटॉमिक मास मिल जाएगा मुझे। देखो तो एटॉमिक मास ऑफ द गिवन एलिमेंट, है ना। इस एटॉमिक मास क्या होगा इस गिवन एलिमेंट का, बस कुछ मत करो, ये 60 लिखो और AMU को हटा के क्या लग दो, ग्राम। तो ये क्या देगा तुम्हें, इसका क्या मिल गया, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास के बहुत सारे फायदे हैं। एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ कि ये Na एटम का मास हो गया। जो एलिमेंट तो अननोन है ना, कोई पार्टिकुलर एलिमेंट तो दे नहीं रखा है कि उसका नाम हो, ये अननोन एलिमेंट है। तो हमें ये समझ में आया कि अगर 1 मोल एटम लेंगे इस एलिमेंट का तो उसका मास कितना होगा, 60 ग्राम। और हमारे से पूछा क्या कि 240 ग्राम में टोटल क्या बताइए, नंबर ऑफ एटम्स। तो यार हमें एक अगर स्टेटमेंट लिखना हो इसके लिए तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मान लो कोई एलिमेंट, यही लिख लो ना, वेट ऑफ 50 एलिमेंट ऑफ है, वेट ऑफ 50 एटम ऑफ एन एलिमेंट X ले लो। मान लो कि X कोई एलिमेंट था जो अननोन था, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि क्या बोले कि 1 मोल ऑफ X, ये X कोई एलिमेंट है, बराबर क्या लिखेंगे, अगर एक मोल लेंगे इस X एलिमेंट का तो क्या बोलेंगे, Na एटम्स, क्योंकि X जो है वो क्या है, एक एलिमेंट है।
ओके, अब इसका एटॉमिक मास लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 60 ग्राम। ये देखो, ये मेन इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। अब यहीं से उठाकर चिपका दो क्या कि 60 ग्राम में हमें कितना एटम दिख रहा है, एन एटम, क्योंकि ये 1 मोल के बराबर हो गया है ना 60 ग्राम। तो अगर मैं रिलेशन से जाऊँ कि 240 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स, तो तुम क्या बोलोगे, अगर तुमसे ये भी पूछ सकता था कि 240 ग्राम में नंबर ऑफ ग्राम एटम बताइए, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ ग्राम एटम, है ना, नंबर ऑफ ग्राम एटम बोलो या फिर क्या बोलो जी, मोल। तो हमें पता है कि गिवन मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करते थे, तो गिवन मास कितना है 240, है ना, और 240 को डिवाइड किससे करना होगा, 60 से। क्यों, क्योंकि ये एटॉमिक मास है। तो तुम्हें क्या दिख रहा है, ये आ गया 4 मोल, है ना। लेकिन मेरे से पूछा है कि बताइए टोटल एटम्स कितना होगा। तो अगर मुझे मोल मिल गया, तो मैंने आपको कल समझाया था कि मोल अगर मिल गया तो मोल से हम एटम डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर एलिमेंट का केस हो तो क्या करोगे, जितना मोल है उस मोल को मल्टीप्लाई कर दो किससे, डायरेक्ट Na से। ये देखो तो क्या हो जाएगा, दिस इज 4 Na एटम्स। देख रहे हो, ईजी है। मैं यहाँ पे जो समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझो कि अगर किसी एक एलिमेंट का एक एटम का मास पता चल जाए, है ना, तो उससे हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं उसका एटॉमिक मास। ये कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के पीछे। आ रही बात समझ में? ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डील करते हैं जो इससे भी अच्छा है ना। आप देख सकते हो, मैं इसे सबसे पहले मिटा लेता हूँ। ओके, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो वेट ऑफ 2 एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, क्या बोल रहा हूँ मैं, वेट ऑफ, है ना, वेट ऑफ 2 एलिमेंट्स ए एंड बी इज 20 एंड 40 रेस्पेक्टिवली, है ना। बोला है कि 2 एलिमेंट है ए एंड बी, उसका मास दे रखा है 20 एंड 40 रेस्पेक्टिवली, है ना। फिर आगे सवाल कहता है इफ़ x ग्राम ऑफ, है ना, ए कंटेन y एटम्स। कहता है कि ए जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास 20 है, और अगर हम इसका x ग्राम उठाते हैं तो उसमें कितने एटम उसके मिल जाते हैं, y एटम्स। तो पूछा है फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन, है ना, 2x ग्राम ऑफ बी। देखो तुम्हें लग रहा होगा ये सवाल काफ़ी पेचीदा है या फिर कुछ इस तरीके का है जो समझ में नहीं आ रहा, बट ये है आसान। क्वेश्चन सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका जो मुझे लगता है वो ये होता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में देख रहे हो उसको आप सबसे पहले लिखो, है ना। सबसे पहले इस इन्फॉर्मेशन को लिखो तो बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। जैसे हमारे पास क्या समझ में आ रहा है जी कि 2 एलिमेंट है ए एंड बी। लो भाई, हमारे पास 2 एलिमेंट है ए एंड बी। सबसे पहले तो ये क्लियर रहे कि ए और बी क्या है जी, एलिमेंट्स है। ओके, अब इनका क्या दे रखा है, मास 20 एंड 40। ये लो, ये क्या है 20 एंड 40, है ना। 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, वेट, एटॉमिक वेट कर लो इसका, है ना, एटॉमिक वेट ऑफ 2 एलिमेंट्स ए एंड बी। तो ये क्या है, इसका एटॉमिक वेट हो गया, है ना। यानी कि एटॉमिक वेट का मतलब क्या होता है कि 20 ग्राम और 40 ग्राम भी कर सकते हो, कोई इसमें टेंशन नहीं है, बट 20 एंड 40 नहीं भी ग्राम में लिखा तो तुम समझ जाओ कि 20 एंड 40 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख रखा है, एटॉमिक वेट। ओके, तो यहाँ पे 20 एंड 40 दे रखा है। इसका मतलब है यार कि ए का अगर Na एटम लेंगे, चूँकि ए एलिमेंट है तो Na एटम लेंगे तो उसका मास क्या हो जाएगा 20 ग्राम, और बी का Na एटम लेंगे तो 40 ग्राम, बिकॉज एटॉमिक मास ऑफ ए इज 20 एंड एटॉमिक मास ऑफ बी इज 40। ओके, तो ये हमें समझ में आया कि ये है। अब बोलता है कि अगर हम इसका x एटम लेते हैं, ध्यान से सुनना, है ना, सॉरी, इसका x ग्राम, देख रहे हो यहाँ क्या बोला, x ग्राम लेते हैं अगर सपोज करो, है ना, किसका, a का x ग्राम लेते हैं तो इसमें मुझे क्या मिलता है, y एटम्स मिलता है। ये है, ये मिलता है। तो बोला है कि इसका अगर हम 2x ग्राम लेंगे, है ना,
तो पूछ रहा है कि बताइए कि इसका कितना एटम्स मिलेगा, ये सवाल है। क्वेश्चन ये है कि इसका 1 ग्राम, तो तुम कुछ मत करो, इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने क्या बोला कि अगर आपको मोल वाले सवाल दिखें तो ये जो नंबर्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वेट होते हैं, हमेशा डील करो विथ रिस्पेक्ट टू मोल। तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम ये करते हैं, देखो इधर आ जाओ कि भाई मेरे पास एक एलिमेंट ए है, इसका एटॉमिक वेट 20 दिया है और इसका x ग्राम ले रहा है। तो सोचो अगर मास गिवन हो तो मोल कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं ए के लिए बात कर रहा हूँ, किसके लिए, फॉर ए। तो ए के लिए अगर बात समझें तो मोल निकालना चाह रहा हूँ मैं, है ना, किसके लिए, ए के लिए। तो अगर मोल निकाला जाए ए के लिए तो कितना वेट दिया हुआ है, x ग्राम, है ना, यही ना बोल रहा है, x ग्राम। ये लो, क्या इसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें तो क्या हमें ये मोल मिल जाएगा, x/20 मोल, यही है ना। ओके, मोल से मुझे एटम पे जाना है, क्यों, क्योंकि इसने बोला है ना कि हमारे पास कितना x ग्राम में है, y एटम है, तो ये मुझे मोल रहा। तो अगर मैं एटम्स देखूं ए के लिए तो क्या बोलूँगा कि अगर x/20 जो मोल है, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं Na से, है ना, मोल को मल्टीप्लाई कर दूं एवोगाड्रो नंबर से, तो ये क्या दे देगा मुझे, नंबर ऑफ एटम्स, बिकॉज ए इज ए एलिमेंट। तो अगर ये नंबर ऑफ एटम्स मुझे दे रहा है तो ये मेरे अनुसार इतना आ रहा है x/20 इंटू Na, और इसने बोला है कि अगर x ग्राम लोगे तो उसमें y एटम है, और हम बोल रहे हैं कि x ग्राम लेंगे तो उसमें मोल इतना है और मल्टीप्लाई करेंगे Na तो ये मेरे पास इतना एटम है। यानी मेरे पास इतना एटम है मेरे अकॉर्डिंग x ग्राम में, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x ग्राम में इतना एटम है, यानी कि ये क्या होगा, इक्वल टू y। ये रहा रिलेशन नंबर ऑफ एटम्स का। इसी प्रकार अगर तुम बी के लिए कमेंट करो तो बड़ा ही ईजिली तुम इसे फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, बोला है कि 2x ग्राम लिए हैं, इसका एटॉमिक मास 40 है, तो पूछा एटम कितना, तो आ जाओ भाई इसके लिए भी निकाल दो नंबर ऑफ मोल, कितना ग्राम लिया है जी, 2x ग्राम, है ना, और इसका एटॉमिक मास कितना है 40, तो इसको तुम डिवाइड करोगे तो ये भी आएगा कितना, x/20 आएगा ना, दिस इज x/20 मोल। अब अगर मुझे इस एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ एटम्स चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा मेरे अकॉर्डिंग कि 2x ग्राम में कितना एटम होगा, तो ये मुझे मिला x/20 मोल। अगर मैं इसमें Na से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं बोलूँगा कि हमारे लिए कितना एटम है, इतना एटम आएगा अगर 2x ग्राम लेंगे तो ये हमारे पास एटम आया। अब तुम क्वेश्चन में उठा कर देखो तो उसने क्या किया है, x/20 इंटू Na का मान सीधा सीधा बता दिया उसने कि कितना आएगा, y। यानी कि क्या समझ में आया जी, कि अगर x ग्राम लेते हैं A का, है ना, और चूंकि इसका एटॉमिक मास 20 है तो y आइटम ही मिलेगा, और अगर 40 ग्राम इसका एटॉमिक मास है B का और 2x ग्राम इसका उठाते हैं तो भी इसका नंबर ऑफ एटम कितना आएगा, y ही आ जाएगा। तुम देख सकते हो, ये देखो, तो ये काफ़ी अच्छा सवाल था, टेक्निकली इसको तुम सोल्व कर सकते हो बहुत तरीके से। एक तो ये है कि एक बार गिवन जो दिया हुआ है उसको लिखो, लिखने से क्या होता है कि चीज़ें समझ में आती है कि हम प्रोसीड कैसे करें क्वेश्चंस में, है ना। कई बार दफ़े समझ में ही नहीं आता भाई ये दिया हुआ क्या है, करना क्या है, तो इस तरह का प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। बट इस चीज़ से उभरने के लिए मैं यही सलाह देता हूँ कि सबसे पहले आप जो गिवन है उसको देखो। दो चीज़ें होती है, एक तो जो दिया हुआ है और दूसरा जो मुझे निकालना है, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, उन दोनों के बीच में रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले जो दिया हुआ है और जो निकालना है उसको समझो। तो दिया हुआ क्या है, एटॉमिक मास है और वेट है, ये नहीं दिया है जी, ये देखो ए के लिए क्या दिया है, एटॉमिक वेट दिया है और उसका क्या दिया है, मास दिया है x ग्राम। तो अगर वेट दिया है और एटॉमिक मास दिया है तो सीधा सीधा मोल पे कमेंट कर सकते हैं और उसके रिस्पेक्ट में तुम इन चीज़ों को देख सकते हो कैसे सोल्व किया गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, सॉरी इसके कॉन्सेप्ट को हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, जिसके अकॉर्डिंग ये दो सवाल तुम देख सकते हो। आ जाओ, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना, वो क्या है वो ज़रा हम समझते हैं, ठीक है। तो आओ यार थोड़ा देख लेते हैं उन्हें भी। ओके, तो ये था एटम्स की कहानी, है ना। मैं शॉर्ट में अगर फॉर्मूले तुम्हें समझाऊँ तो मैंने आपको समझाया था कि एलिमेंट के लिए, है ना, कि अगर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम जिसको हम लोग क्या बोलते थे, मोल ही बोलते थे, इसका सिंपल फार्मूला था कि गिवन मास को डिवाइड करो किससे, ग्राम एटॉमिक मास को, है ना। और इसके केस में फिर अगर एटम्स निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे कि नंबर ऑफ ग्राम एटम जितना आ रहा है उसमें मल्टीप्लाई कर दो किससे, Na से, क्योंकि हमें पता है कि एक मोल किसी भी एलिमेंट का लेंगे उसमें कितना एटम्स होता है, Na, तो जितना मोल आएगा उसमें Na से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो सिमिलरली तुम समझ सकते हो जिस तरीके से मैंने आपको समझाया था कि यार एटम्स, है ना, ग्राम एटम्स या मोल विथ रिस्पेक्ट टू एन एलिमेंट, इसी तरीके से हम समझते हैं
कि मोलिक्यूल क्या होता है। आओ थोड़ी सी बात हम समझ लेते हैं, है ना, कि मोलिक्यूल क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, कॉम्बिनेशंस ऑफ टू एटम और मोर देन टू एटम्स नोन एज मोलिक्यूल्स, या फिर कुछ अच्छे वर्ड में बोलता है एरीगेशंस, यानी कि कॉम्बिनेशंस भी कह सकते हो उसको। तो मोलिक्यूल्स में तो कोई ऐसा है नहीं कि इसका डिफिनेशन अलग से तुम्हें समझाऊं, और डिफिनेशंस का कोई उतना खास मतलब है नहीं। तुम या फिर ये समझ सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन व्हाट, टू एटम्स। क्लियर है ये है। अब थोड़ा सा समझना, है ना, कि एटम्स और मोलिक्यूल में फ़र्क क्या होता है। चाहो तो तुम लिख सकते हो। देखो, एक एटम जो होता है, वैसे तो एटम्स के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स किए जाते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल जिसे हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को। एटम फर्दर डिवाइड भी होता है। लेकिन यार बात ये समझो कि हम जनरली जब एटम्स को डिफाइन करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि एटम इज़ द सिंपलेस्ट, है ना, या फिर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो है वो किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। मोलिक्यूल के भी केस में यही डिफिनेशन आता है। थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है, समझने की कोशिश करना कि मोलिक्यूल इज ए सिंपलेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन गिवन एलिमेंट। जैसे वाटर, है ना, तो वाटर अगर मान लो 100 ml लेते हैं तो उसका छोटा जो रिपीटिंग यूनिट है या फिर सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो क्या होगा, H2O का एक मोलिक्यूल। तो यही कहा जाता है कि एलिमेंट इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन गिवन, एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। इसी प्रकार मोलिक्यूल्स इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन गिवन एलिमेंट। लेकिन दोनों में टेक्निकली फ़र्क ये है कि एटम जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट जनरली नहीं करता है। तो इसके लिए स्टेटमेंट आता है कि एटम्स मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, बट मोलिक्यूल के लिए यही डिफिनेशन उल्टा हो जाता है कि मोलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन द फ्री फॉर्म, है ना। तो इसका डिफिनेशन हम ये समझेंगे, अगर दोनों का फ़र्क समझे तो, कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस, बट मोलिक्यूल इज आल्सो ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट बट इट मे हैव फ्री एग्जिस्टेंस। तुम चाहो तो इसको लिख भी लेना, है ना। ओके, अब थोड़ी सी बात समझते हैं कि मोलिक्यूल के केस में क्या है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे ये क्या है, CO2, है ना, ये क्या है, दिस इज मीथेन, है ना, ये सब तुम सुन रखे होगे। ये क्या है आगे अगर समझे तो, जैसे H2O, कि तुम देख रहे हो एक कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन का है, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है। तुम और समझ सकते हो। जैसे अगर हम बात समझे तो, हाँ, Na3Al F6, इसको मैंने इसलिए लिया है ताकि तुम देख सकते हो मोर देन 2 एटम का कॉम्बिनेशन है। सोडियम है, एल्युमिनियम है और फ्लोरीन है। एक टर्म डिफाइंड होता है ना, एटॉमिसिटी। जरा समझना ध्यान से, क्या टर्म डिफाइंड होता है, एटॉमिसिटी। इसका डिफिनेशंस क्या है, ये कहता है कि किसी भी मोलिक्यूल में जितना एटम्स है वही क्या कहलाता है, एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल्स। तो इसका एक मोलिक्यूल में कितना एटम है, देखो ऑक्सीजन का 2 एटम और कार्बन का 1 एटम, कितना है जी, 3। इसमें अगर देखें तो 4 और 1 5, है ना। इसमें देखें तो 2 और 1 3, है ना। इसमें देखें तो 6 1 7 और 3 10, है ना। समझ में आ रही बात। तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 10। इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 3। इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 5, है ना। और इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 3। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसका डिफिनेशन अगर तुम समझना चाहो तो ये लिख सकते हो, क्या, कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल्स ऑफ ए गिवन सब्सटेंस, है ना। किसी भी सब्सटेंस का अगर एक मोलिक्यूल में टोटल एटम काउंट कर लेंगे तो क्या बता देगा हमें, एटॉमिसिटी। देखो वैसे तो तुम काउंट कर ही सकते हो, कोई ऐसी भारी बात है नहीं, लेकिन मैं फिर भी कुछ ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप उस कंपाउंड से, उस सब्सटेंस से थोड़ा सा परिचित हो जाओ, है ना, कि उसका नाम क्या है, उसका फार्मूला क्या है और उसमें एटॉमिसिटी तुम निकाल के दिखाओ। आओ यार कुछ बातें करते हैं हम एटॉमिसिटी के ऊपर, कि एटॉमिसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, है ना। कुछ कंपाउंड जो मैं ले रहा हूँ उनको तुम ध्यान से देखो, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कुछ सिंपल ही लेते हैं पहले। ये देखो KMnO4, इसका नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट। दूसरा K2Cr2
O7। अब तुम सोच रहे हो सर आप इन्हें क्यों ले रहे हो, तो ये जैसे जैसे हम सिलेबस आगे कवर करते चलेंगे जाएंगे वैसे वैसे इनका यूज है ना, इनकी प्रॉपर्टी सब कुछ हमें पढ़ना है, इसीलिए मैं इन्हें कवर करते चल रहा हूँ। ठीक है, जैसे मोहर सॉल्ट एक सॉल्ट है ना, उनका भी नाम देख लो। ये होता है क्या, ये होता है FeSO4 है ना डॉट NH4 का होल ट्वाइस है ना SO4। अब थोड़ा सा समझना कि इसके लिए जो डॉट होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं जिसे, वो क्या होता है, ये होता है 6H2O। इसे एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट। बस एक फॉर्मूला है, आप ध्यान में रख सकते हो। इसी तरीके से एक होता है पोटास एलम, फिटकिरी तो समझते ही होगे है ना, फिटकिरी तो सबने देख रखा होता है, उसका केमिकल नेम होता है पोटास एलम। बेसिकली एलम जो हम है ना, एलम जिसकी बात कर रहा हूँ वो आगे एक चैप्टर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी मैं एक टर्मिनोलॉजी लेके चल रहा हूँ पोटास। पोटास की जगह पे चेंज हो सकता है, वो पोटास का मतलब होता है पोटेशियम है ना, तो पोटेशियम की जगह पर अगर एलिमेंट चेंज करते जाएंगे तो एलम का जो फॉर्म है वो चेंज होते जाएगा। तो मैं थोड़ी सी बात अगर समझाऊँ पोटास एलम की, जो फिटकिरी जिसे अपन बोलते हैं, तो ये क्या होता है ज़रा समझना। ये होता है K2SO4 है ना, और ये होता है Al2 है ना SO4 का होल थ्राइस एंड दिस इज 24H2। देख रहे हो, इसे बोलते हैं पोटास एलम है ना, क्या बोलते हैं जी, पोटास एलम। ये और तुम बातें कर सकते हो जैसे H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड है ना, क्या है ये, ऑक्जेलिक एसिड, तुम देख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ और चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। यहाँ आ जाओ है ना, ये देखो 5th नंबर पे ये क्या है, दिस इज H2C2O4, देख रहे हो। और कुछ जैसे मैं बात करूँ सिल्वर नाइट्रेट है ना ये, और अगर समझे बात को कुछ कुछ इसी तरीके से होता है ना, तो देख सकते हैं हम लोग जैसे पोटेशियम कैल्शियम फॉस्फाइड, ये क्या हो जाएगा बताओ, Ca3P होल ट्वाइस है ना, कुछ इस तरीके से है। अब इसकी एटॉमिसिटी की अगर हम बात करें कि इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, तो तुम देख सकते हो इजीली कि क्या है एटॉमिसिटी। सो काउंट करो 4 5 और 1 6, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 6 है ना। इसको काउंट करो 7 2 9 और 2 11, देख पा रहे हो इस तरीके से। यहाँ काउंट करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, काउंट करके बताओ कि ये कितना होगा है ना, और इसको भी काउंट करके बताओ है ना। ये K2SO4 इसको मैं एलम बोल रहा हूँ, पोटास एलम, तो इनको तुम काउंट करो तो बड़ा ही आसान है, काउंट कर सकते हो। कैसे, ये देखो, ये अगर सिर्फ H2O की बात हम समझे तो ये कितना है 2 और 1 3, और ये जो 3 है अगर एक मोलिक्यूल होता तब 3 होता है, कितना 6, तो 6 तिया 18, ये हो गया टोटल 18। और SO4 की बात करें तो 4 और 1 5 है ना, और अंदर आओ काउंट कर लेते हैं 4 और 1 5, और ये 2 से दुगना है तो क्या जाएगा 10। इसी प्रकार SO4 में 5 और 1 यहाँ टोटल, ये 1 और यहाँ 5, तो 5 और 1 6। फिर से देख लो कोई गलती तो नहीं हो रहा ना, 3 और 6 है ना, 3 हो गए 1 के लिए तो 6 के लिए 6 तिया 18। SO4 में 4 और 1 5, यहाँ आ जाओ 4 और 1 5, 5 दूना 10, और SO4 में 4 और 1 5, और आयरन के लिए कितना है 1। तो तुम काउंट कर लो कितने आइटम्स हो गए सो एक मोलिक्यूल में, तो काउंट करो 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 10 21 है ना, 21 और 8 कितना होता है 29 है ना, 29 और 1 30, 30 और 9 39 हो गया। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई 39। इस तरह से इस नीचे भी काउंट कर सकते हो, काउंट करो ये कितने हैं, एक में 3 है तो 24 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, दिस इज 72, 24 तिया 72। आगे आ जाओ, ये कितने हैं 4 और 1 5, 5 तिया ये कितने हो जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे 15, और ये एल्युमिनियम कितने हो गए 2। आज आगे आ जाओ, ये SO4 कितने हो जाएंगे, दिस इज 5 एंड दिस इज 2, काउंट करो कितना हो जाएगा जी, तो 5 और 15 20, 20 और 4 क्या हो जाएगा, हो गया ना 20 और 4 24, तो 24 में 72 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा बोलो, 24 में अगर है ना 72 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ये देखो 24 और दिस इज 72, यही आ रहा ना 15 5 20 और 4 24 और ये 72, तो क्या हो जाएंगे
4 और 2 6 और 7 और 2 9, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 96। देख रहे हो, तो इस तरह से तुम निकाल सकते हो, इसमें तो आसान है, 4 2 6 और 2 8 है ना। ये कितने हो गए, 3 1 4 और 1 5 है ना, और ये कितने हो जाएंगे, दिस इज 3 एंड दिस इज 2, कितने हो जाएंगे 5। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है ना कंपाउंड है जिनका नाम आप ध्यान में रख सकते हो। इसका नाम क्या था बताया था मैंने, पोटेशियम परमैंगनेट, ये क्या था, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर है, ओके। तो इस तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं। आगे अगर थोड़ी सी बात समझी जाए कि मोलिक्यूल्स के क्या फंडे हैं, है ना, नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल किसे कहते हैं, तो मैंने देखा यार मोलिक्यूल्स क्या होता है ना, एक मोलिक्यूल में कितने एटम्स हैं उसके रिस्पेक्ट में एक टर्म डिफाइंड हुआ एटॉमिसिटी। जैसे हमने देखा था कि एटम क्या होते हैं, फिर हमने डिसाइड किया था नंबर ऑफ ग्राम एटम क्या होते हैं। ठीक है, आओ अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि व्हाट इज ग्राम मोलिक्यूलर है ना मास, जिसे अपन डिनोट करते हैं GMM से, है ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। तो देखो ये जो वर्ड आया है, जैसे पिछले लेक्चर में हमने समझाया था कि एटम के पीछे ग्राम आया था तो वो भी मोल था, है ना। मोलिक्यूल के पीछे ग्राम आया तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है मोल को। यानी कि अगर हम बात समझिए तो क्या यहाँ पे देखेंगे कि मास ऑफ, है ना, 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल, ध्यान से, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल, है ना, ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल मोलिक्यूल का मास, देख रहे हो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल मोलिक्यूल का जो मास होगा उसे हम क्या कहेंगे, नोन एज व्हाट, GMM शॉर्ट फॉर्म में, ग्राम मोलिकुलर मास, है ना। क्या इसको रिप्रेजेंट हम किस यूनिट में करेंगे, इट रिप्रेजेंट, है ना, इट रिप्रेजेंट इन किस यूनिट में, ग्राम यूनिट। वाई, बिकॉज इट कंसिस्ट Na मोलिक्यूल एंड Na मोलिक्यूल्स मीन्स 1 मोल एंड 1 मोल कलेक्टिवली कंसिडर इन द फॉर्म ऑफ ग्राम यूनिट, है कि नहीं। एक एटम का मास हम किस में दिखाते थे, एटॉमिक मास यूनिट में। वैसे ही जब एक मोलिक्यूल का भी मास आएगा ना तो हम दिखाएंगे ग्राम यूनिट, सॉरी एटॉमिक मास यूनिट में ही। लेकिन जब अगर Na मोलिक्यूल का मास दिखाना होगा तो हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम यूनिट में। ओके, अब थोड़ी सी मास की बात करते हैं, है ना, इम्पॉर्टेंट है। तो देखना यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सब्सटेंस, है ना, या मोलिक्यूल ही बोल सकते हो, ये देखो, है ना। अब यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ग्राम मोलिकुलर मास कि कितने होंगे, है ना, किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट है जिनका मैं ले लेता हूँ, जैसे आपको ये याद ही होने चाहिए, जैसे यूरिया, है ना, फर्स्ट मैं ले रहा हूँ यूरिया, इसका फार्मूला याद रखना जी, दिस इज NH2CO NH2, या कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखता है NH2 का होल ट्वाइस एंड दिस इज CO, देख पा रहे हो। दूसरा ग्लूकोज, है ना, क्या होता है C6H12O6, है ना। तीसरा सुक्रोज, जिसको अपन चीनी भी बोलते हैं, है ना, शुगर, तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, C12H22O11, है ना, ये क्या है सुक्रोज, देख पा रहे हो। ओके, थर्ड जो मैं बात करता हूँ वो मैं ले रहा हूँ आपको सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, है ना, ये है। आगे, है ना, इसका नाम मैं लेता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड, नाम तो ऐसे पता ही होगा, है ना, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, क्या होता है फार्मूला H2SO4, देख रहे हो, ये है। एक और एग्जांपल की हम बात कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट होता है ये सब, है ना, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, है ना, और मोहर सॉल्ट, हमें फार्मूला क्या अभी तो जस्ट पहले लिखा था मैंने इसका, मोहर सॉल्ट, है ना, इस तरह से। तो इनके अगर ग्राम मोलिकुलर मास की बात की जाए तो आपको बिल्कुल ना, अगर जितना जल्दी ये याद हो जाए, इन जनरल में ये कहता नहीं कि आप इसे रट ही लो, बट इतने सवाल करोगे कि इनके, है ना, फॉर्मूले के साथ साथ मास भी याद हो जाते हैं। जैसे अगर कोई ग्लूकोज बोले तो तुम जोड़ के देखो, ये सीधा आ जाएगा 180, है ना। अगर तुमसे कोई सुक्रोज बोले तो देखो इसका हो जाता है सीधे डायरेक्ट 342, तुम जोड़ कर देखो, ये ग्राम यूनिट में होगा, है ना, ये ग्राम यूनिट में होगा, ठीक है।
सल्फ्यूरिक एसिड जोड़कर देखो कितना आता है ना। यूरिया, ये भी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, दिस इज 60 ग्राम डायरेक्ट। तुम करके देखो, जैसे NH2CO NH2 है था ना, दिस इज NH2CO NH2, एक नाइट्रोजन का मास 14 और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो 14 और 2 कितना हो जाएगा, दिस इज 16, इधर भी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, ये 16, और इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, कार्बन के लिए 12 और ऑक्सीजन के लिए 16। सबको काउंट करो, 3 बार 16 आ रहा ना, 16 16 16 कितना हो जाएगा 48 और 2 कितना हो जाएगा 50 और +10 क्या हो गया, देखो आ गया 60। इसी प्रकार अगर तुम मोहर सॉल्ट का अगर बात करो है ना, तो इसका होता है, तुम काउंट करके देखना है, जोड़कर देखना है, ये होता है 392 ग्राम। देख रहे हो। सल्फ्यूरिक एसिड का जोड़ के बताओ, H2SO4 का है ना, तो क्या बोलेंगे इसके लिए, हाइड्रोजन 2 है तो इसके लिए 2 ग्राम, सल्फर 1 है तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, और चूंकि ये इवन है 2 से मल्टीप्लाई कर दो सीधे तो हो जाएगा 32 ग्राम। एक ऑक्सीजन के लिए 8 एटॉमिक नंबर होता है, मास 16, और 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, दिस इज 64। ऐड करो क्या आएगा जी, शायद ये 98 आ जाएगा, 4 2 6 और 2 8, बिल्कुल देखो ये 98 आ गया है ना, दिस इज 98 ग्राम। तो इस तरीके से हम कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड का है ना बात कर सकते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं इनका ग्राम मोलिकुलर मास क्या है। ये तो हुआ भाई एक मोल मोलिक्यूल का मास है ना। अगर किसी सब्सटेंस का 1 मोल लेते हैं तो उसका हम मास कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से, इसको हम लोग मोलर मास भी कहते हैं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज मोलर मास है ना, या उसको क्या बोल सकते हैं, ग्राम मोलिक्यूलर, या फिर क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल, सारी एक ही चीज़ है। अब वो क्वेश्चन में आपके साथ कैसे बात करता है वो आप थोड़ा देख लेना है ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, इसे मिटाते हैं है ना, और देखते हैं कि सिर्फ अगर मोलिकुलर मास की बात की जाए तो आप क्या समझोगे। व्हाट डू यू मीन बाई मोलिकुलर मास। अभी हमने क्या समझा, ग्राम मोलिकुलर मास। तो सीधे सीधे अगर ग्राम मोलिकुलर मास को समझें तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस। अगर बात की जाए कि मोलिकुलर मास क्या होता है ना, तो मोलिकुलर मास क्या है, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस। देख रहे हो, किस में रिप्रेजेंट करेंगे जी, AMU में। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, अगर CH4 लेते हैं तो अगर CH4 का 1 मोलिक्यूल लेंगे तो देखना समझना ध्यान से, अगर 1 मोलिक्यूल है, ध्यान से देखो तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करता हूँ, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल है। अगर सपोज करो CH4 का 1 मोलिक्यूल लेते हैं, लेट से कितना मोलिक्यूल, 1 मोलिक्यूल, तो मोलिक्यूल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। तो अगर 1 मोलिक्यूल लेंगे तो 1 मोलिक्यूल मीथेन में, यानी 1 मोलिक्यूल CH4 में कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 4 एटम, यानी कि अगर हम बात समझें तो कार्बन का इसमें कितना एटम है जी, 1 एटम है ना, और इसमें अगर हाइड्रोजन देखें तो इसमें कितना एटम है, 4 एटम्स है। दिख रहा है क्या ये। लेकिन यही अगर हम इसका 1 मोल ले लें, ध्यान से है ना, इसका अगर हम 1 मोल ले लें तो इसमें भी क्या है, अभी कार्बन हाइड्रोजन है, तो 1 मोलिक्यूल में 1 एटम, तो Na मोलिक्यूल, 1 मोल का मतलब Na मोलिक्यूल ना, और Na मोलिक्यूल का मतलब कि अगर 1 मोलिक्यूल में 1 एटम तो Na मोलिक्यूल में ये Na एटम। बोलो, 1 मोलिक्यूल अगर ले रहे हैं तो कार्बन का 1 एटम, और 1 मोल कहने का मतलब कि CH4 का Na मोलिक्यूल, यानी एवोगाड्रो नंबर के बराबर मोलिक्यूल, ये एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.022 × 10⁻23 मोलिक्यूल। तो 1 मोलिक्यूल था तो 1 एटम था, तो अगर Na मोलिक्यूल है तो Na मोलिक्यूल कहने का मतलब कि Na कार्बन का एटम, तो Na कार्बन का एटम का मतलब कि क्या बोलेंगे, ये Na एटम। देखो यहाँ ध्यान से, कितना एटम, Na एटम, 1 मोल है तो, और ये कितना, तो 4 Na एटम। देख रहे हो। या फिर सीधा सीधा अगर बात समझें तो ये भी कह सकते हैं कि अगर CH4 का 1 मोल है तो कार्बन का कितना मोल है यहाँ पे, 1 मोल है ना। CH4 का अगर 1 मोल है तो हाइड्रोजन का कितना मोल है यहाँ पे, तो ये कितना मोल है जी, ये 4 मोल है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग कंफ्यूज होता है ना, तो तुम इसे ध्यान में रखना। मास ऑफ 1 मोलिक्यूल किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में। क्लियर है। तो ये था मोलिकुलर मास। जो हमने पीछे डिस्कस किया वो क्या था, ग्राम मोलिकुलर है, नंबर ऑफ ग्राम मोलिकुलर। तो नंबर ऑफ ग्राम मोलिकुलर कभी पूछे तो नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल का मतलब क्या होता है, वो भी मोल ही पूछ रहा है। तो यहाँ जो फॉर्मूला हमारे लिए बनेगा वो क्या बनेगा जी, है ना, नंबर ऑफ
ग्राम मोलिक्यूल, है ना। ये क्या होगा, अगर ये समझे तो सीधा सीधा है क्या, या इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल। तो जितना मास दिया हुआ रहेगा, है ना, उसको डिवाइड कर दो किससे, ग्राम मोलिकुलर मास से। पिछले क्लास में मैंने समझाया था आपको कि अगर ग्राम एटम रहे तो गिवन मास को डिवाइड किससे करते थे, ग्राम एटॉमिक मास से। अगर मोलिक्यूल हो तो किससे डिवाइड करेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास से। क्या चीज़ें समझ में आती है, ये रहा, है ना। अब क्या हम समझें कि यार ये तो हमने देख लिया कि भाई चलो ये ग्राम मोलिक्यूल है ना, तो ग्राम मोलिक्यूल का मतलब मोल है। तो मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया था कि अगर ग्राम एटम निकलता था तो डायरेक्ट Na से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या मिलता था, नंबर ऑफ एटम। लेकिन यहाँ पे ध्यान से कि अगर एटम्स निकालना हो, है ना, तो समझो ज़रा ध्यान से कि अगर हम, है ना, ग्राम मोलिक्यूल में, ध्यान से, ग्राम मोलिक्यूल में अगर हम Na से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, Na से, तो ये हमें एटम्स नहीं देगा। अगर ग्राम एटम्स में, जो पिछले केस में समझाया था, ग्राम एटम्स में अगर Na से मल्टीप्लाई करते थे तो डायरेक्ट एटम्स मिलता था। लेकिन यहाँ हमें एटम्स नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, एक कंपाउंड की बात हो रही है, एक सब्सटेंस की बात हो रही है। तो यहाँ जो ग्राम मोलिक्यूल में तुम Na से मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, तो ये मिलेगा क्या, नंबर ऑफ मोलिक्यूल। देख पा रहे हो, क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल। ये रहा हमारा रिलेशन, ये रहा मोल निकालने का तरीका, ये रहा मोलिक्यूल निकालने का तरीका कि जितना मोल आता है उससे Na से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा, मोलिक्यूल। अगर सब्सटेंस के केस में तुम नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहते हो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ एटम्स चाहते हो, तो जितना मोलिक्यूल आया है, मोलिक्यूल क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल गुने एवोगाड्रो नंबर, ये क्या था, नंबर ऑफ मोलिक्यूल। और जितना मोलिक्यूल्स आए उसमें मल्टीप्लाई कर दो उसके एटॉमिसिटी से। कैसे, अगर CH4 का एक मोलिक्यूल लें तो एक मोलिक्यूल में कितना एटम आया है, 4 और 1 5। देखो एक मोलिक्यूल में 5 एटम, तो ये 5 क्या है, कि CH4 के लिए एटॉमिसिटी ही है ना, कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल। तो बस इसमें गुना कर दो किससे, एटॉमिसिटी से। ये देखो क्या है चीज़ें क्लियर। तो ये है मोल निकालने का तरीका, ये है मोलिक्यूल निकालने का तरीका, और ये है एटम्स निकालने का तरीका। तो मैंने एलिमेंट के केस में, मोलिक्यूल के केस में आपको चीज़ें समझा दिया कि एटम्स कैसे निकलता है, मोलिक्यूल कैसे निकलता है, मोल कैसे निकालते हैं अगर वेट गिवन हो तो, है ना। ओके, कुछ चीज़ें कॉमन मैं कर देता हूँ तीनों के लिए जो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। देखो एक चीज़ तो ये है कि जनरली कभी कभी मोल ना पूछ के वो ऐसे ही देता है सवाल कि निकालिए नंबर ऑफ ग्राम एटम। तो भाई नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब क्या हुआ, मोल। बोलिए नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल। जैसे अगर कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए नंबर ऑफ ग्राम एटम, तो ये क्या है जी, ये मोल ही है। कभी ऐसा मिल जाएगा नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल या मोलिक्यूलर, है ना, ये, या फिर नंबर ऑफ ग्राम आयन। देख पा रहे हो ये। तो इन तीनों का मतलब चुपचाप ये समझना कि ये क्या बताना चाहता है, कि आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल कितने हैं। ये बताना चाहता है कि नंबर ऑफ मोल कितने हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये टर्मिनोलॉजी यूज होता है जब हमारे पास आयन गिवन हो, ये टर्मिनोलॉजी यूज तब होता है जब हमारे पास मोलिक्यूल गिवन है ना, क्या गिवन हो, मोलिक्यूल। और ये तब होता है जब हमारे पास एलिमेंट गिवन हो। तो तुम देख पा रहे हो, नंबर ऑफ ग्राम एटम, ग्राम मोलिक्यूल, ग्राम आयन, है ना। तो एटम के लिए जब मास निकालते हैं एक मोल का तो उसको बोलते हैं क्या, एलिमेंट के लिए एटॉमिक मास, है ना। अगर मोलिक्यूल के लिए निकालते हैं तो क्या बोलते हैं जी, मोलिकुलर मास, है ना। और आयन निकालते हैं तो आयोनिक मास। और इन तीनों को कलेक्टिवली एक नाम दिया जाता है ना, ध्यान सुनना, एटॉमिक मास, है ना, मोलिकुलर मास या आयनिक मास इसको बोलते हैं, है ना। एटॉमिक वेट भी बोलता है लोग इसको, मोलिकुलर वेट भी बोलता है, और आयोनिक वेट भी बोलता है। इसका एक जनरल नाम होता है फॉर्मूला वेट। ध्यान से, क्या बोला जाता है इसको, फॉर्मूला वेट। फॉर्मूला वेट करने का मतलब सब हो गया। अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट, है ना। और अगर आयन है तो आयनिक मास या फिर आयोनिक वेट। ओके, तो ये चीज़ें हमें समझ में आ गई। मोल को सिंपली हम डिनोट किससे करते हैं, एन से। अगर मास गिवन हो तो हम डिनोट इसको डिवाइड किससे करेंगे, या तो एटॉमिक मास से, या फिर डिवाइड किससे करेंगे, मोलिकुलर मास से, या डिवाइड किससे करेंगे, आयोनिक मास से। ये जनरल स्टेटमेंट है। या और सिंपल लिखना चाहते हो तो क्या लिखूंगा कि जितना भी गिवन मास है उसको डिवाइड कर दो किससे, फॉर्मूला वेट से। ये देखो
देख पा रहे हो क्या? जितना भी मास उसको डिवाइड कर दो किससे, सीधे सीधे फार्मूला वेट से आ जाएगा। फार्मूला वेट का मतलब आयनिक मास भी हो सकता है, अगर आयन है तो मोलिकुलर मास भी हो सकता है, या फिर एटॉमिक मास भी हो सकता है। क्लियर? अब थोड़ी सी हम बात समझेंगे, है ना। एक थोड़ा हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे इसमें। आओ ज़रा समझना बात को, है ना। क्या है सर? कॉपी पेन में नोट करते जाओ यार, आसान है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात तो है नहीं, है ना। इसको बोलते हैं अपन रोड मैप, है ना। रोड मैप किस तरीके से बात करना है सर, आओ थोड़ा समझते हैं। ओके, समझने की कोशिश करना। कभी भी अगर मास गिवन हो, है ना, क्या गिवन हो, मास गिवन हो, तो मास से अगर मोल निकालना हो, तो मास से अगर मोल निकालना हो तो आप ये काम करना, क्या करोगे, अभी भी समझाया मैंने, फार्मूला वेट से डिवाइड कर दो। बोलो, इसको मैं लिख दूँ साइड ऑफ कट में, ये रहा फार्मूला वेट, इसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या मिल जाएगा जी, ये मिल जाएगा मोल। लेकिन कभी मोल से मास निकालना हो, जैसे भी मैंने क्या समझाया था कि ये रहा, ये मास है, तो कभी अगर मास निकालना हो, मोल से मास निकालना हो तो क्या करेंगे, मोल में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मोलिकुलर मास से। तो यहाँ क्या करोगे, इधर से इधर आना होगा तो सीधा मल्टीप्लाई बाई किससे, जिससे डिवाइड किए थे, क्या हो जाएगा, दिस इज फार्मूला वेट। आ रही बात समझ में? ओके, आगे आ जाओ। तो ये रहा भाई कि मास से हमने मोल निकाल लिया। अगर मोल से एटम चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मोल से क्या चाहिए, एटम चाहिए। लेकिन अगर मोल एलिमेंट का हो, ध्यान सुनना, अगर तुम Na से मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हें मिल जाएगा क्या, नंबर ऑफ एटम्स, क्या मिल जाएगा, एटम्स। लेकिन ये तब मिलेगा, और उल्टा भी सही है कि एटम से डायरेक्ट तुम्हें क्या मिल जाएगा, मोल, जब डिवाइड करोगे किससे, Na से। लेकिन ये पॉसिबल किसके लिए है, जब हमारे पास मोल किसका गिवन हो, एलिमेंट का गिवन हो। देख पा रहे हो? यही अगर हम बात करें, है ना, किसके लिए, मोलिक्यूल के लिए या सब्सटेंस के लिए, तो अगर तुम Na से मल्टीप्लाई करते हो मोल में, समझना ध्यान से, है ना, तुम अगर Na से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे तुम्हें एटम्स ना मिल के क्या मिलेगा जी, नंबर ऑफ मोलिक्यूल मिलेगा, है ना, कि कितना मोलिक्यूल आया है। देख पा रहे हो, कितना मोलिक्यूल आया है। इसी प्रकार रिवर्स भी जा सकते हो, कैसे, जिससे मल्टीप्लाई किए उससे डिवाइड कर दो, तो जिससे डिवाइड करो तो मोलिक्यूल से क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। अब तुम कर सकते हो, जैसे हमने समझाया था कि भाई CH4 का एक मोलिक्यूल लो, तो हमने देखा कि इसमें एटम का संख्या कितना आ रहा है, 5, तो जितना मोलिक्यूल है उसमें तुम गुना कर दो 5 से। यानी मोलिक्यूल से अगर तुम्हें एटम्स पे आना है ना, मोलिक्यूल से कहाँ आना है, एटम्स पे, तो तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, एटॉमिसिटी से। देख पा रहे हो, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एटॉमिसिटी से। और वापिस अगर एटम से जाना हो मोलिक्यूल तो उल्टा कर दो, डिवाइड बाई एटॉमिसिटी। देख पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। यही कन्फ्यूजन का दुकान है, यही कन्फ्यूजन है कि मोल से कभी कभी बच्चा एटम डायरेक्ट निकालता है, और इस केस में भी वही कर देता है जब कंपाउंड गिवन हो तो मोल से, है ना, अगर Na मल्टीप्लाई करेंगे तो एटम तब मिलेगा जब हमारे पास मोल किसका गिवन हो, एलिमेंट का। लेकिन अगर मोल गिवन हो किसी सब्सटेंस का या मोलिक्यूल का, तो Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल मिलेगा, और फिर नंबर ऑफ मोलिक्यूल में एटॉमिसिटी से गुना करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एटम्स। आ रही बात समझ में? ओके, तो थोड़ा सा अगर बात समझो यार कि ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है इतना, इसका क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से सवाल में हमारा मदद करेगा। देखो, कुछ और रिलेशन है, मोल से वॉल्यूम भी निकालते हैं, है ना, अलग अलग टेम्परेचर पे, है ना, कंडीशन लगा के, STP, है ना, NTP, इस तरीके से। लेकिन वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जब आगे आएगा तो मैं सिर्फ सिखा दूंगा आगे कैसे। तो तुम कभी भी बुकलेट देखोगे ना या बुक्स देखोगे तो डायरेक्ट लिख रखा होता है कि 22.4 से गुना कर दो तो वॉल्यूम मिलता है, कंडीशन के साथ लिखाता है। तो वो मैं आगे डिस्कस करूँगा, उस चीज़ को मैं यहाँ पर अभी छोड़ रहा हूँ। ओके, मोलिक्यूल से, है ना, कभी कभी ऐसा सवाल भी बनता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं CH4 लूँ, ठीक है, तो CH4 का अगर एक मोलिक्यूल लूँगा, पहले तो ये बात की जा रही है कि मोलिक्यूल से ही हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकाल सकते हैं, वाई वी नीड नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, है ना, मोल से क्यों नहीं, ये समझना ध्यान से, है ना। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन का भी निकालना हो तो मोलिक्यूल क्यों, तो ये कन्वीनियंट है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस का अगर मोलिक्यूल पता चल जाएगा
तो हम एक मोलिक्यूल पे बात कर सकते हैं। अगर CH4 का एक मोलिक्यूल लेंगे तो कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन का 4 एटम, और कार्बन का एक एटम का मतलब है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, और एटॉमिक नंबर 6 का मतलब है कि उसमें प्रोटॉन का संख्या 6, और चूंकि कार्बन न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना 6। इसी प्रकार 4 हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन कितना 4, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का संख्या 10। अब एक मोलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का संख्या 10, तो जितना मोलिक्यूल है उसमें 10 से गुना कर दो, यानी क्या हुआ कि मोलिक्यूल में गुना कर दीजिए टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल। मान लो मोलिक्यूल कितना भी हो और हमें पता है कि एक मोलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो उससे गुना कर दो। तो हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मोलिक्यूल। देख पा रहे हो, ऐसे ही प्रोटॉन चाहिए तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मोलिक्यूल, है ना। इसी प्रकार इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मोलिक्यूल। देख पा रहे हो, इस तरीके से तुम मल्टीप्लाई कर दो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। थोड़ा और मैं डिटेल में बात करता हूँ इसमें, है ना, कि होता क्या है। जैसे सपोज करो कि CH4 का 5Na लिया हुआ है मैंने, 5Na मोलिक्यूल, है ना, ऑफ मीथेन, कुछ इस तरीके से मैंने ले रखा है, सपोज करना। और इसमें पूछे कि टोटल एटम बताइए, तो टोटल एटम के लिए तुम्हें पता है कि मोलिक्यूल से एटम देखना है तो CH4 का एटॉमिसिटी से गुना कर दो, कितने से 5 है, तो 5 से गुना करने तो क्या जाएगा सीधे 20Na एटम। तो ये जो तुम्हें मिला बच्चे, यही ना है, मोलिक्यूल में एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, है ना, एटम मिल जाएगा। तो 5 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो सॉरी ये क्या आ जाएगा 25Na एटम, है ना। तो 25Na एटम जो आया है वो टोटल नंबर ऑफ एटम इन 5Na मोलिक्यूल ऑफ मीथेन। लेकिन सवाल कभी ऐसा पूछ दिया आपसे कि सिर्फ कार्बन का एटम बताइए, तो जितना मोलिक्यूल था ना उसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना कार्बन के एटॉमिसिटी से, और कार्बन का एटॉमिसिटी का मतलब है कि CH4 में कार्बन का कितना एटम है, एक, तो मल्टीप्लाई बाई 1, दिस इज 5Na। और इसी प्रकार अगर हमें पूछ दिया जाए कि सिर्फ हाइड्रोजन का बताइए, तो जितना मोलिक्यूल है उसमें मल्टीप्लाई 4 से, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 20Na। और तुम दोनों को जोड़ो तो दिख रहा होगा तुम्हें क्या मिल रहा है, दिस इज 25Na। है क्लियर। तो इस तरह से हम बात करते हैं। ये तो फिर भी आसान था कि मोलिक्यूल से अलग अलग एलिमेंट का एटम्स पूछेगा तो तुम निकाल सकते हो। लेकिन अगर उल्टा दे दे तब कि CH4 एक कंपाउंड हम लिए हैं, है ना, उसमें हाइड्रोजन का कुछ मान लो कि अगर ले ले एटम और पूछे कि बताइए कितना मास होगा उसमें, समझ रहे हो, कि हाइड्रोजन का एटम ले ले, जैसे ऐसे बोलेगा सपोज करो कि CH4 का कितना मास लें कि उसमें कार्बन का, है ना, 2 × 10⁵ एटम्स हो, समझ रहे हो। तो कार्बन का अगर एटम्स दिया है तो सिर्फ कार्बन के एटॉमिसिटी से डिवाइड करो ताकि हमें क्या मिल जाए, CH4 का मोलिक्यूल, और CH4 के मोलिक्यूल में फिर Na से डिवाइड करो तो क्या मिल जाएगा, CH4 का मोल, और CH4 के मोल में क्या करो, CH4 के मोलिकुलर वेट से गुना कर दो। CH4 का क्या मिल जाएगा, मोलिकुलर एटॉम मतलब मास मिल जाएगा कि कितना मास हमें चाहिए ताकि उतना एटम उसमें हाइड्रोजन का हो। इसी पे सवाल बनेंगे कुछ अच्छे लेवल के, है ना। आओ एक दो सवाल हम देख लेते हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आ जाओ, जैसे समझना, अगर सवाल आपसे कभी ऐसा पूछे, है ना, कि क्या सवाल है सुनना जरा, कैलकुलेट, है ना, टोटल नंबर ऑफ, है ना, प्रोटॉन इन 1.8, है ना, 1.80, ठीक है, या फिर ऐसे ले लो, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन इन, है ना, 4.4 ग्राम ऑफ CO2। देख रहे हो, पूछा है कि अगर CO2 का 4.4 ग्राम ले लेंगे अगर, तो हमारे पास कितना प्रोटॉन होगा।
तभी अभी तो मैंने समझाया। क्या करो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोलिक्यूल निकाल लेंगे। मोलिक्यूल पे आने से पहले हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। मोल कैसे निकलेगा, तो गिवन मास को डिवाइड करेंगे किससे, मोलिकुलर मास से। तो बड़ा ही आसान है, वो रोड मैप का बहुत अच्छा खासा इस्तेमाल है। आप मोल निकालना चाहो तो क्या करोगे कि 4.4, अभी अभी मैंने समझाया था कि CO2 का तो मोलिकुलर मास निकालो, देखो कितना आएगा ये, कार्बन कितना 12 और एक ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32, क्या हो जाएगा दिस इज 44 ग्राम। तो इसको तुम 44 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.1 मोल, देख रहे हो। अब ये मोल आ गया, तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, Na से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मोलिक्यूल। 0.1 Na क्या हो जाएगा जी, मोलिक्यूल। अच्छा, एटम्स क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, एक सब्सटेंस है, एक कंपाउंड है ना। ये क्या मिला 0.1 Na मोलिक्यूल। अगर मैं इसमें एटोमिसिटी से गुना कर दूँ, एटोमिसिटी कितना CO2 का 2 और 1 3, तो अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा जी 0.3 Na। अब ये हो जाएगा क्या हमारे लिए, एटम्स। देख पा रहे हो, ये क्या मिल गया, एटम। लेकिन हमसे एटम नहीं पूछा है बच्चे, ये तो अलग केस हो गया है ना। हमारे से पूछा है कि टोटल प्रोटॉन कितना होगा, देख पा रहे हो। तो CO2 का अगर एक मोलिक्यूल लें तो प्रोटॉन कैसे निकाल सकते हैं बताओ तो। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो प्रोटॉन भी कितना 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो प्रोटॉन 8 और 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 8 + 8 16, कितना हो जाएगा 16 और 6 22 प्रोटॉन। यानी CO2 के एक मोलिक्यूल में, है ना, एक मोलिक्यूल अगर लेते हैं किसका, CO2 का, तो उसमें हमें दिख रहा है कि प्रोटॉन का संख्या कितना है 22 है। और हमारे पास कितना मोलिक्यूल आया है 0.1 Na मोलिक्यूल। इसमें मल्टीप्लाई कर दो किससे, 22 से, ये क्या हो जाएगा 0. है ना, नहीं, ये हो जाएगा 2.2 Na क्या, प्रोटॉन। देख रहे हो, तो इस तरीके से हम डील कर सकते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। एक क्वेश्चंस मैं और करवाता हूँ, है ना, इसके बाद कोशिश करूँगा कि आने वाले लेक्चर्स में मैं कुछ अच्छे सवाल और उठा लूँ आपके लिए, है ना, ठीक है। देखो, लिखो सवाल, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या बोल रहा हूँ मैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, है ना, कैलकुलेट, हाँ मिटा दो इसे। तुम थोड़ा खुद से कोशिश किया करो, काफ़ी आसान है अगर तुम थोड़ा सा अपना IQ यूज करो तो, है ना। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, है ना, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन, है ना, इन इन वन, या फिर ऐसे कर दो 1.80, है ना, ग्राम ऑफ, क्या बोलोगे, ग्लूकोज। ये ले लो, देख रहे हो, मैंने इसलिए लिया है 1.80 क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6। बताओ, अभी अभी मैंने सुना था 180 तो इसका मोलिकुलर वेट है, तो आसानी होगी हमें। कार्बन 6 क्या हो जाएगा 72, एक कार्बन का 12, 12 × 6 72, हाइड्रोजन के लिए 12, और क्या होगा 16 × 6 क्या होता है जी बताओ 96, जोड़ो कितना आता है 6 और 2 8 और 2 10, है ना, 9 1 10, 7 17 1 18, देख रहे हो 180 है कि नहीं। तो इसका मोलिकुलर मास पता है तो हम बड़ा इजीली काम कर सकते हैं। कैसे, एटम्स पूछा है, एक सब्सटेंस है, तो हम इसका मोल पे चले जाते हैं। मैंने पहले ही बोल रखा है कि जब भी एटम दे, पार्टिकल दे, है ना, आगे चलकर हम वॉल्यूम पे भी समझाएंगे। अभी क्या है, मास दे रहा है, सबसे पहले तुम मोल निकाल लिया करो, बड़ा आसान हो जाएगा। मोल निकालो, क्या है, दिस इज 1.80, या 0 ना भी लिखो तो कोई मतलब थोड़ी बनता है। दिस इज 180, इसको हटा ही दो, क्या आएगा बताओ, बोलो क्या आएगा, ये क्या आएगा, दिस इज 18 बाई, है ना, 180 × 10, ये क्या आ जाएगा 10, यानी क्या हो गया 10 की पावर -2, 10 × 10 100, 100 का मतलब 10 की पावर 2, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 मोल आ गया ये। अब है यार कि ये 10 की पावर -2 मोल आया और मुझे चाहिए एटम्स, और ये है क्या, एक सब्सटेंस। तो सबसे पहले मोल से मैं कहाँ पहुँच जाऊँ,
मोलिक्यूल पे, किससे मल्टीप्लाई करके, Na से, तो मुझे क्या मिल जाएगा 10⁻² इंटू Na मोलिक्यूल। देख रहे हो, ये रहा, मिल गया मोलिक्यूल। अब सबका अलग अलग पूछा है इसमें कि कार्बन का कितना एटम है ना, हाइड्रोजन का कितना एटम और ऑक्सीजन का कितना एटम। तो मैंने आपको पहले ही समझाया था क्या, इसके लिए कि देख लो। अब ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6। अब इसका फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखना पड़ेगा ना कि एक मोलिक्यूल में कार्बन का एटॉमिसिटी कितना है, तो 6। तो जितना मोलिक्यूल है उसमें 6 से गुना कर दो, 10⁻² इंटू Na और गुने 6। इतना एटम्स किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्बन का। हाइड्रोजन की अगर बात समझे तो क्या बोलेंगे कि जितना मोलिक्यूल दिया हुआ है ना, उसमें मल्टीप्लाई कर दो किसका, हाइड्रोजन के एटॉमिसिटी से, यानी कि 12 से। इसी प्रकार अगर ऑक्सीजन की बात समझे तो जितना मोलिक्यूल गिवन है उसमें मल्टीप्लाई कर दो किससे, 6 से। ये देखो, दिस इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सबको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 6, 12, 6, 18 और 20 और 4, 24। सबको जोड़ोगे तो आ जाएगा क्या, दिस इज 24 Na है ना, 24 इंटू 10⁻² Na एटम्स, ये हो जाएगा। काउंट करोगे मतलब जोड़ोगे तो तुम डायरेक्ट चाहते कि टोटल एटम्स कैसे निकलता, तो टोटल एटॉमिसिटी से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा 12 12 24। तो डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर दे 24 से, तो वही ना आता 24 इंटू 10⁻² इंटू Na, क्या हो जाएगा, दिस इज एटम्स। देखो आ रहा है, अलग अलग निकाल के जोड़ो या एक ही बार सारे एटॉमिसिटी से गुना कर दो। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन था है ना, मोलिक्यूल के रिस्पेक्ट में कुछ अच्छे सवाल मैंने करवा दिया। अगले लेक्चर में कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छे मटेरियल का सवाल मैं इन पे करवाऊँ, क्योंकि सवाल इस पे आते रहते हैं। 1-2 बार लगभग JEE 15 नीट में नहीं, मेंस में 15 में एक सवाल आया है एटम्स पे ही, मैं वो कर लूँगा आपके लिए अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप इन्हें देखते रहें, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहें। मिलता हूँ अगले क्लास में। थैंक यू।